ओके, कोई नहीं। तो wrongful gain is such type of gain for which a person is not legally entitled and but उसको वो gain हो गया, and wrongful loss is such type of loss for which a person was legally entitled था वो gain करने के लिए, but फिर भी उससे वो deprive हो गया, उससे उसको वंचित रख दिया गया, इसलिए उसको wrongful loss हो गया। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पे dishonestly की बात हो रही है theft के definition में। इसका मतलब डिसऑनेस्टली का मतलब होता है कि हम कोई एक्ट कोई भी ऐसा एक्ट करे जिससे किसी को रॉन्गफुल लॉस हो जाए या किसी को रॉन्गफुल गेन हो जाए, मुझे या किसी और को भी, तो कहा जाता है मैंने वो एक्ट डिसऑनेस्टली किया हुआ है। तो थेफ्ट के लिए ये जरूरी है कि एक्ट डिसऑनेस्टली किया गया हो। जो भी चोरी करता है, whoever is the perpetrator of the offense of theft, वो क्या करता है, वो किसी ना किसी को रॉन्गफुल लॉस करता है या खुद को या किसी को रॉन्गफुल गेन करता है, मतलब वो एक्ट डिसऑनेस्टली करता है। और डिसऑनेस्टली कहने का मतलब ही हो गया कि ही इज causing wrongful gain to someone or himself and he is causing wrongful loss to someone others. Is it okay to everyone? Dishonestly term का मतलब सबको समझ में आया? Dishonest intention is the mental element which is required for the offense of theft. शाश्वत यसी अनुकूल मोहित गुप्ता, आपको समझ में आया? ओके, किसी को कोई डाउट नहीं है रॉन्गफुल गेन रॉन्गफुल लॉस में? चलिए एक और क्वेश्चन आप लोग से, ये मैं मिटा देता हूं। रॉन्गफुल लॉस, रॉन्गफुल गेन एंड डिसऑनेस्टली। 27 ऑफ बीएनएस सेक्शन 24 ऑफ आईपीसी डिसऑनेस्टली को डिफाइन करता है। आप जब लिख रहे होंगे लॉन्ग आंसर, तो उसमें आपको लिखना पड़ेगा। ये बताइए कि खुद की प्रॉपर्टी की चोरी हो सकती है कि नहीं हो सकती है? थेफ्ट ऑफ सेल्फ प्रॉपर्टी, खुद की प्रॉपर्टी की चोरी हो सकती है कि नहीं हो सकती है? आयुषी, श्यामलाल बताएं। हो सकती है सर। ओके, ऋचा रॉय। हो सकती है सर। ओके, कोई है जिसको लगता है नहीं हो सकती है? एनीबॉडी जो बोलना चाहता है कि नहीं हो सकती है? चलिए, सबको लगता है हो सकती है। बिल्कुल भी यस, हो सकती है, हो सकती है। अगर कोई अपनी प्रॉपर्टी को किसी के पोजीशन से लेता है डिसऑनेस्टली, तो अपनी प्रॉपर्टी का थेफ्ट कर लेगा, भले ही उसका ओनरशिप उसके पास हो। अभी हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे कि पोजीशन से चोरी होती है, आउट ऑफ पोजीशन ले जाया जाता है। तो थेफ्ट जो होती है वो पोजीशन से होती है, ओनरशिप से तो होती ही नहीं है। अगर मैं ही ओनर हूं अपने प्रॉपर्टी का, मेरी ही कोई प्रॉपर्टी है, वो किसी और के पोजीशन में है, और मैं उसके पोजीशन से डिसऑनेस्टली ले लेता हूँ। डिसऑनेस्टली होना जरूरी है, क्योंकि पहला हम लोग वही पढ़ रहे हैं, डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ ही तभी थेफ्ट होगी। तो मैं अपने प्रॉपर्टी को किसी के पोजीशन से डिसऑनेस्टली ले लेता हूं, देन आई एम कमिटिंग थेफ्ट ऑफ माय ओन प्रॉपर्टी, भले ही मैं उसका ओनर हूं। फॉर एग्जांपल, मैंने मान लीजिए किसी को अपना सामान दिया हुआ है, मान लीजिए अपना कपड़ा धोने को दिया हुआ हूं, या कपड़ा अपना मैंने टेलर को दिया हुआ है, ठीक है, कोट बनाने के लिए। अब मैं गया सर और सर बेलमेंट वाले में हो सकता है क्या? बेलमेंट वाले में हो सकता है, हाँ। बिल्कुल बिल्कुल संभवी। अगर बेली के पोजीशन से बेलर बिना उसे पूछे ले लेता है डिसऑनेस्ट इंटेंशन से, चोरी हो गया। ठीक है, ओके ओके सर। ठीक है। हाँ, तो मैंने दिया हुआ है, कपड़ा दिया हुआ है, और मेरे पास पैसे नहीं है, मैं मांगा उससे, मान लीजिए वो मना कर दिया। अब मैं सोचा कि मेरा ही तो कोट है, मेरे ही कपड़े से है, मैं उसको ले लेता हूँ। वो गया अंदर, मैंने अपना जो कोट मेरे सिला हुआ था टेलर के पास से मैंने ले लिया। ये चोरी हो गई, क्योंकि किसके पोजीशन में था? वो टेलर के पोजीशन में था, और उसके पोजीशन से मैंने डिसऑनेस्टली अपना सामान ले लिया, ठीक है, इसलिए इसको थेफ्ट कहेंगे। तो अपनी प्रॉपर्टी का भी थेफ्ट हो सकता है अगर डिसऑनेस्टली किसी के भी पोजीशन से ले लिया जाए।
जैसे कि सांभवी ने जो बोला बेली, अगर बेलमेंट हम लोग पढ़ेंगे, कंटेक्ट ऑफ बेलमेंट होती है बेलर ने किसी पार्टिकुलर पर्पज के लिए बेली को दिया हुआ है, अपना कोई भी सामान दिया हुआ है और बेली के पोजीशन में है, उसके पोजीशन से बेलर अगर ले लेता है बिना उसके परमिशन से, विद डिसऑनेस्ट इंटेंशन, तो वो चोरी हो जाएगा, बेलर अपनी प्रॉपर्टी की चोरी कर रहा होगा। ठीक है, चाहे प्लेस में भी पॉनर जो पॉनी के पोजीशन से ले लेगा तो वो भी थेफ्ट हो जाएगी सारे। ओके, किसी को कोई डाउट है सेल्फ प्रॉपर्टी का थेफ्ट पे? इस पे क्वेश्चन आ जाती है, थेफ्ट ऑफ सेल्फ प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन आती है। कीर्ति मिश्रा, कीर्ति मिश्रा, समझ में आ रहा है आपको? कल्पना वैस, ठीक है, जब आ गया समझ में फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, डिसऑनेस्ट इंटेंशन हम लोग डिस्कस कर लिए। एक और चीज मान लीजिए आप लोग बताइए। ओके कृति, जो मैं बोल रहा हूं कि किसी के पोजीशन से ले रहे हैं डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ, तो क्या क्या जो लिया जा रहा है वो परमानेंट नेचर का होना चाहिए? अगर अगर किसी के पोजीशन से एक दिन के लिए कोई सामान ले लिया गया डिसऑनेस्टली, तो क्या वो चोरी होगी या नहीं होगी? एक दिन के लिए डिसऑनेस्ट इंटेंशन से किसी का प्रॉपर्टी ले लेता हूं, तो क्या ये चोरी होगी कि नहीं होगी? फॉर 1 डेज ओनली, एक दिन के बाद मैं लौटा देने वाला हूं, एक दिन के बाद मैं लौटा देने वाला हूं, बताइए। होगी होगी, आप लोग भी बता दीजिए। होगी सर। ओके ओके, इससे क्या पता चलता है? ठीक है, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही जवाब दिया है। इससे क्या पता चलता है कि जो जो टेकिंग की बात हो रही है कि डिसऑनेस्ट इंटेंशन से किसी का प्रॉपर्टी ले लेना, वो परमानेंट नेचर का जरूरी नहीं है। इट इज नॉट एसेंशियल, इट इज नॉट नेसेसरी, इट इज नॉट सीना क्वा नॉन दैट द टेकिंग शुड बी ऑफ परमानेंट नेचर, कि मैंने प्रॉपर्टी किसी का लिया हुआ है तो वो हमेशा के लिए लिया हुआ है, हमेशा के लिए। अगर कुछ समय के लिए भी किसी का प्रॉपर्टी ले लिया जाए उसके बिना परमिशन के, अगर सारे एसेंशियल्स पूरे हो रहे हैं थेफ्ट के, तो इवन इफ द टेकिंग इज फॉर सम पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड, कम ही टाइम पीरियड के लिए हो, तो भी वो थेफ्ट कमिट हो जाएगी। यस, थेफ्ट हो जाएगी। तो एक केस था प्यारे लाल का केस, आपने सुना हुआ है उसका नाम? प्यारे लाल, प्यारे लाल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस था। उसमें क्या किया था इन्होंने, ये एक गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते थे और वहां की एक इंपॉर्टेंट फाइल जो है वो ले लिया उन्होंने और फिर अपने घर लेकर चले गए बिना परमिशन से। डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ इन्होंने अपने घर लेकर गए और फिर उसका जो यूज था उन्होंने किया, किसी अदर पर्सन का उसका एक्सेस वगैरह भी दिया। फिर 2 दिन बाद उन्होंने लौटा दिया, 2 दिन बाद इन्होंने ला करके रख दिया। तो कोर्ट ने क्या हेल्ड किया था, ये चोरी हो जाएगी कि नहीं होगी? क्या हेल्ड किया होगा कि बिल्कुल ये थेफ्ट है, क्योंकि थेफ्ट के लिए ये जरूरी नहीं है कि डेप्रिवेशन ऑफ जो प्रॉपर्टी हो रही है डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ वो परमानेंट नेचर का हो, ये जरूरी नहीं है। वो टेम्पोररी भी होगी तो भी थेफ्ट का ऑफेंस कमिट हो जाएगी। चलिए, डिसऑनेस्ट इंटेंशन का हम लोगों ने सारे एस्पेक्ट डिस्कस कर लिए हैं। दूसरा क्या एसेंशियल था डिसऑनेस्ट के बाद? मूवेबल। ओके, मूवेबल प्रॉपर्टी का डिफिनेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। कहाँ डिफाइन है मूवेबल प्रॉपर्टी? मूवेबल प्रॉपर्टी का डिफिनेशन 21, 22 सब क्लॉज DMS और 21 IPC respectively. ओके, क्लास 21 में मूवेबल प्रॉपर्टी डिफाइन है और आईपीसी में कहाँ डिफाइन था? आईपीसी 22। ओके, बहुत बढ़िया। तो 2 क्लॉज 21 बीएनएस का डिफाइन करता है मूवेबल प्रॉपर्टी का, मूवेबल प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है। थेफ्ट के लिए ये जरूरी है कि प्रॉपर्टी बस मूवेबल हो, एक इमूवेबल प्रॉपर्टी का थेफ्ट नहीं हो सकता है। इट इज द सेकंड एसेंशियल एलिमेंट फॉर कॉन्स्टिट्यूटिंग द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट दैट द सब्जेक्ट मैटर मस्ट बी अ मूवेबल प्रॉपर्टी। एक इमूवेबल प्रॉपर्टी का थेफ्ट नहीं हो सकता है। तो हमने पढ़ा हुआ है कि कैसे डिफाइन करता है सेक्शन 2 क्लॉज 21
मूवेबल प्रॉपर्टी को कैसे डिफाइन करता है? कोई भी डिस्क, हाँ रीचा, डिप्रीविएशन ऑफ प्रॉपर्टी का मैंने क्या बताया? प्यारे लाल का, प्यारे लाल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, प्यारे लाल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, ठीक है। सोनाक्षी कश्यप, ओके चलिए 2 क्लास 21 जो बीएनएस का है वो मूवेबल प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है, विच इज द सेकंड एसेंशियल एलिमेंट फॉर द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट। और ये कैसे डिफाइन करता है मूवेबल प्रॉपर्टी को, कौन बताएगा? चलिए ये सब हो चुकी है, कोई बता दे। मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए क्या जरूरी है? क्या वो कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी होनी चाहिए? क्या वो इनकॉर्पोरियल होनी चाहिए? कैसी होनी चाहिए? कैसी होनी चाहिए? ओके रीचा ने बोला एनी डिस्क्रिप्शन, ठीक है बिल्कुल सही। एनी डिस्क्रिप्शन का, ये कॉर्पोरियल इनकॉर्पोरियल कैसे भी हो सकता है, हम लोग उस पर आएंगे। पहले जो होती थी बस टेंजिबल चीजों की चोरी की बात की जाती थी, टेंजिबल। आईपीसी में बस टेंजिबल मूवेबल प्रॉपर्टी की चोरी की बात की गई थी, बट बीएनएस में एवरी कर दिया गया है। एवरी, कोई भी डिस्क्रिप्शन की प्रॉपर्टी हो उसकी चोरी हो सकती है, चाहे वो इंटेंजिबल ही क्यों ना हो, इंटेंजिबल। चलिए इस पे हम लोग बाद में आएंगे, पहले हम लोग क्या चोरी नहीं होगी वो देख लेते हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी की चोरी नहीं होगी, कुछ चीजों को एक्सेप्ट किया गया है। क्या को एक्सेप्ट किया गया है ऋचा बताए? लैंड को, दूसरा और क्या को? बहुत बढ़िया, एनीथिंग अटैच टू द अर्थ, तीसरा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैंने लिखा है परमानेंटली फास्टेन टू एनीथिंग व्हिच इज अटैच्ड टू अर्थ। देखिए लैंड सबको समझ में आता है, लैंड एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है। मूवेबल प्रॉपर्टी का जब हम डिफिनीशन पढ़ेंगे उसमें बताया गया है कि प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन, वो टेंजिबल इनटेंजिबल वाले डिफरेंस को, कॉर्पोरियल इनकॉर्पोरियल वाले डिफरेंस को ओमिट कर दिया गया है। फिर लिखा हुआ है एक्सेप्ट, इन तीनों का नहीं हो सकता है, ये तीनों मूवेबल नहीं है यानी इमूवेबल है। लैंड जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, सबको पता है। एनीथिंग अटैच्ड टू अर्थ, जैसे कि घर घर जो है वो लैंड से अटैच है। पेड़ जो है, पेड़ ट्रीज लैंड से अटैच है। और मान लीजिए ब्रिज है, ब्रिज बनाया जाता है जो, वो लैंड से अटैच होती है। ये सब इमूवेबल प्रॉपर्टी है बिकॉज दे आर अटैच टू द अर्थ। ये भी मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी में आ जाती है। फिर तीसरा कैटेगरी है विच इज परमानेंटली फास्टेन टू एनीथिंग विच इज अटैच टू अर्थ। इसका मतलब कृति मिश्रा, ओके देखिए परमानेंटली फास्टेन टू एनीथिंग व्हिच इज अटैच्ड टू अर्थ, परमानेंटली फास्टेन टू एनीथिंग, इसका मतलब हो गया कोई ऐसी चीजों से अटैच होना, कोई ऐसी चीजों से अटैच होना जो खुद अर्थ से अटैच है। मान लीजिए जो घर में खिड़की होते हैं, खिड़की किस से अटैच होते हैं? विंडो, विंडो जो होते हैं घर से अटैच होते हैं। और घर किस से अटैच है? लैंड से अटैच है। घर लैंड से अटैच है और विंडो घर से अटैच है, तो वो विंडो भी मूवेबल प्रॉपर्टी हो गया। परमानेंटली वो फास्टेन किया गया है। अगर वो इस तरह का कोई ऑब्जेक्ट है जिसको हम रोज मूव कर सकते हैं, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होगा। कोई ऐसी प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होगी जो परमानेंटली फास्टेड नहीं हो, जिसको हम इजिली मूव कर सकते हैं जगह जगह पे, दैट इज नॉट इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये कह रहा है कि ऐसी प्रॉपर्टी जो कि अटैच कर दिया गया है टू समथिंग व्हिच इज अटैच्ड टू अर्थ। जैसे कि जैसे ब्रिज वाला जो मैंने एग्जांपल दिया, ब्रिज जो है वो अटैच टू अर्थ है। एनीथिंग व्हिच इज अटैच्ड टू अर्थ इज इमूवेबल। दूसरा कैटेगरी में आ गया। लेकिन ब्रिज पे जो होती है बहुत सारे खंबे लगे होते हैं, ब्रिज पे बहुत सारा पाया लगे होते हैं, पिलर्स लगे हुए होते हैं,
वो भी इमूवेबल हो गया, क्योंकि वो ब्रिज से अटैच है और ब्रिज लैंड से अटैच है। ठीक है, तो ब्रिज लैंड से अटैच है और ब्रिज से अटैच जो भी चीजें, उसका रेलिंग जो होता है वो परमानेंटली अटैच होता है, ब्रिज का रेलिंग, वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गया। सो एनीथिंग व्हिच इज अटैच्ड टू समथिंग व्हिच इज परमानेंटली अटैच्ड टू द अर्थ इज इमूवेबल प्रॉपर्टी आल्सो। समझ में आई आपको तीसरी वाली कैटेगरी? तीसरी वाली, जिसको जिसको समझ में आई थम्स अप कीजिए। सुचेता समझ में आया? सुचेता, जी सर। थर्ड कैटेगरी समझ में आया ना? जी सर। ओके, तो कोई फैक्ट्री में अगर कोई मशीन लगी हुई है तो मूवेबल प्रॉपर्टी हुआ या इमूवेबल प्रॉपर्टी? फैक्ट्री में कोई मशीन लगी हुई है अगर तो, वो जमीन से सर अटैच है तो फिर वो इमूवेबल में आएगा। और जमीन से नहीं, दीवार में मान लीजिए अटैच है, दीवार में, तब भी वो इमूवेबल में आएगा। ओके, अगर वो उस नेचर का है जिसको रोज हटाया ना जाता हो, ठीक है, हाँ, उसको अगर इजीली मूव हाँ ना हाँ किया जा सके। हाँ, अगर कोई हल्की फुल्की मशीन है जिसको आसानी से कभी यहाँ कभी वहां कभी वहां रखी जाती होगी, दैट इज नॉट इमूवेबल, दैट इज मूवेबल। बट वो मशीन जिसको कहीं पे रख दिया गया तो बस रख दिया गया, चाहे जमीन पे चाहे दीवार में या कहीं भी अटैच कर दिया गया, तो वो इमूवेबल बन जाएगी। ओके, चलिए ये इमूवेबल हो गया। लेकिन मूवेबल का क्या क्राइटेरिया हो गया? एनी डिस्क्रिप्शन, उसमें आ गया टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों आ गया। अब इंटेंजिबल का कोई एग्जांपल बताए? इंटेंजिबल क्या हो जाता है? इनकॉर्पोरियल या इंटेंजिबल? इंटेंजिबल कोई प्रॉपर्टी का एग्जांपल दीजिए। सर कॉपीराइट वगैरह ये सब हो जाएगा, पेटेंट एंड ऑल। बहुत बढ़िया संभवी। देखिए पेटेंट, आईपीआर के जो राइट्स हैं, एक्शनेबल क्लेम, ये सब जो होते हैं इंटेंजिबल एसेट्स हैं, ये सब भी एसेट ही है, एसेट ही है, इंटेंजिबल है। पेटेंट वगैरह पहले से पेटेंट एक्ट के अंडर प्रोटेक्टेड है, ये इस सब के लिए आईपीआर लॉज है, ऐसा नहीं कि पहली बार रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। इनकी चोरी पहले से भी पनिशेबल थी, पेटेंट एक्ट बना हुआ है, कॉपीराइट एक्ट बना हुआ है, सब कुछ। लेकिन एक्शनेबल क्लेम क्या होता है? ये क्या होता है एक्शनेबल क्लेम? एनीबॉडी हु कैन एक्सप्लेन एक्शनेबल क्लेम? सुना हुआ है आप लोगों ने एक्शनेबल क्लेम का नाम कभी? जी सर, एविडेंस में। अच्छा अच्छा, हाँ क्या था? कोई बताइए। इंश्योरेंस क्लेम जो होता है वो, इंश्योरेंस क्लेम क्या वो एक्शनेबल क्लेम है कि नहीं है? देखिए ज्योति ने लिखा अनसिक्योर्ड डेब्ट के लिए क्लेम, बिल्कुल। देखिए ऐसी क्लेम जो आप कर सकते हैं, जैसे किसी के पास अनपेड डेब्ट है, कर्ज है किसी के पास, वो भी आप उससे क्लेम कर सकते हैं, आप उससे क्लेम कर सकते हैं, उसी को एक्शनेबल क्लेम कहते हैं। मान लीजिए आपका इंश्योरेंस का पैसा है, कभी ना कभी तो आप लेंगे ही, अभी भले ही नहीं मिल रहा है, वो भी आपका एक एसेट है। इंश्योरेंस क्लेम जो है वो भी एक एसेट है। इंश्योरेंस क्लेम मान लीजिए अभी नहीं मिल पाएगा आपको, लेकिन कभी ना कभी तो क्लेम किया जाएगा ना, या कोई डेब्ट ही है, कर्ज है, ये सब एक्शनेबल क्लेम में आती है, यानी कि आप क्लेम कर सकते हैं, आप यू हैव राइट टू क्लेम। इसमें क्या होता है कि भले ही अभी आपको कुछ नहीं मिल रहा है बेनिफिट, अभी आप नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन मान लीजिए आपको पैसे लेने का अधिकार है, मेरे पास राइट है कि मैं किसी से पैसे ले सकता हूं, तो भले ही मुझे 1 साल बाद मिलने वाला है, ये श्योर है कि अभी नहीं मिलेगा, 1 साल बाद मिल सकती है, लेकिन वो मेरे पास राइट तो है ना कि आई हैव राइट टू टेक मनी फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पर्सन, भले ही वो 1 साल बाद। अगर ये मेरी राइट कोई ले ले, मेरी राइट कोई ले ले कि नहीं अब मुझे नहीं मिल पाएगा, तो फिर भी मैं अपने एक राइट से वंचित हो गया, और किसी को क्या हो रहा है, अनड्यू गेन हो जा रही है, किसी ने अपना गेन कर लिया है, भले अभी नहीं फ्यूचर में उसको पैसे मिल जाएंगे, तो इसको भी ला दिया गया है थेफ्ट के अंदर, ये भी इंटेंजिबल होती है।
ये भी इंटेंजिबल में ही आती है एक्शनेबल क्लेम, यानी कि भले ही आप अभी कुछ क्लेम ना कर रहे हो, आपके पास एक्शन है, यू कैन ब्रिंग एक्शंस टू क्लेम समथिंग फ्रॉम समवन, भले ही फ्यूचर में हो। फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस क्लेम, अगर वो आपकी राइट कोई ले लेता है, इंश्योरेंस का डॉक्यूमेंट आपका कोई ले लेता है, उसको मैनिपुलेट कर लेता है कि पैसे अब उसको मिलेंगे, तो ये भी चोरी हो गई। अभी उसको बेनिफिट नहीं हो पाएगा कुछ भी, उसने बस कुछ डॉक्यूमेंट्स में चेंज किए हुए हैं, बट he has entitled himself for some gain in the future and I have been disentitled for that gain। तो ये भी एक इंटेंजिबल एसेट है जिसकी चोरी अब आ जाएगी थेफ्ट में। पेटेंट, कॉपीराइट, इसको आप समझते हैं। कोई साइंटिस्ट है, मान लीजिए कोई साइंटिस्ट किसी कंपनी में काम करता है और वहां पे उसने कोई पेटेंटेड ड्रग है, उसका फॉर्मूला चोरी कर लिया, कोई और भी पर्सन काम कर रहा है, वो चोरी कर लिया, किसी से शेयर कर दिया, या डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ बस चोरी कर लिया, कुछ भी उसका जो भी यूज करे वो, ये भी थेफ्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे उसका डिसऑनेस्ट इंटेंशन भी है और उसने एक प्रॉपर्टी की चोरी की है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आर आल्सो अ काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, उसकी भी अपनी वैल्यू होती है, उसका भी मार्केट वैल्यू होती है। ओके, तो पेटेंट, कॉपीराइट, ये सभी जो होते हैं, दे ऑल आर इंटेंजिबल एसेट्स, जो कि अब एवरी डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा। एवरी डिस्क्रिप्शन, इट इज नॉट ओनली कॉर्पोरियल, ये नहीं लिखा हुआ है ऑफ कॉर्पोरियल डिस्क्रिप्शन, कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी। अब एवरी डिस्क्रिप्शन इट इंक्लूड्स टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट्स सारे, तो जो हम ट्रेडिशनली जानते हैं, जो ऐसी चीजों को जिसको हम फिजिकली मूव कर सकते हैं, मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, कुछ भी हो गया जो मूवेबल प्रॉपर्टी जो हम लोग जानते हैं। एनिमल्स हो गए, एनिमल्स भी प्रॉपर्टी है जिनकी चोरी हो सकती है। ये सारे इनको फिजिकली मूव किया जा सकता है। फर्नीचर हो गया, ये सब चोरी पहले से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अब वो इंटेंजिबल एसेट्स जिसको हम भले ही वो फिजिकल जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट था चोरी का उस तरह ना किया जाए, उसको भी ला दिया गया है थेफ्ट के डेफिनेशन के अंडर में, एक वर्ड को चेंज करके, एवरी वर्ड का यूज करके एक्सेप्ट ऑफ कॉर्पोरियल। समझ में आया? आई आपको? इंटेंजिबल चीजों की चोरी हो सकती है, कॉपीराइट की चोरी कर ली गई, पेटेंट की चोरी कर ली गई, जो पेटेंटेड ऑब्जेक्ट्स हैं, पेटेंटेड। कृति मिश्रा, कल्पना वैस, 2 क्लॉज 21, 2 क्लॉज 21, 22 ऑफ आईपीसी मूवेबल प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है, जिसमें 3 तरह के एक्सेप्शन थे। लैंड था, या कोई भी चीज जो परमानेंटली अटैच टू अर्थ हो, लैंड हो, या कोई भी चीज जो उससे अटैच हो, जो लैंड से अटैच है। फॉर एग्जांपल डूर, ये सब, वो सब एक्सेप्शन था, वो सब इमूवेबल में चला जाएगा। और मूवेबल में क्या जाएगा? कोई भी टेंजिबल या इंटेंजिबल चीज जिसको चोरी किया जा रहा है डिसऑनेस्टली, वो भी थेफ्ट के डेफिनेशन में आ जाएगा। ओके, चलिए ये बताइए, इलेक्ट्रिसिटी जो है, इलेक्ट्रिसिटी, वही जो तार में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, वायर में जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, इसकी थेफ्ट हो सकती है कि नहीं हो सकती है? इलेक्ट्रिसिटी है सर एक होने सेकंड, को तो। मैं बोल, ये क्वेश्चन एक्चुअली ये है कि ये जो बीएनएस का डिफिनेशन है थेफ्ट, उसमें हो सकती है कि नहीं, ये नहीं कि कहीं भी चोरी। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट भी है जिसके अंदर पूरा इलेक्ट्रिसिटी की चोरी की बात चलती है, आए दिन लोग पकड़े जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी की चोरी में। तो मैं चोरी ओवरऑल की नहीं बात कर रहा हूँ, चोरी अंडर बीएनएस की बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग ऑफ थेफ्ट अंडर बीएनएस। तो माय क्वेश्चन इज, क्या इलेक्ट्रिसिटी की चोरी हो सकती है अंडर भारतीय न्याय संहिता 2023, या पहले कहें तो अंडर इंडियन पिनल कोड 1860? ठीक है, अब आंसर दीजिए आप लोग, क्या बदल रहा है या अभी भी है कि हो सकती है? सर या एक बार, शायद अब होगी, क्योंकि वो मूवेबल प्रॉपर्टी है ना इलेक्ट्रिसिटी, तो जब अब वो इमूवेबल भी ऐड हो गया है, पता नहीं पता। इधर सब लोगों ने लिखा है होती है, हो सकती है, ये वगैरह। इधर आप लोगों ने बस बोला है, सामूही ने का भी कहा है कि हो सकती है। देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट के अब इसके बाद जो भी इंटरप्रिटेशन आए, लेकिन इससे पहले एक केस थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया हुआ था, अवतार सिंह का केस था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया हुआ था कि इलेक्ट्रिसिटी की चोरी बस वो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के अंदर हो सकती है। इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट अ मूवेबल प्रॉपर्टी फॉर द पर्पज ऑफ
थेफ्ट, फॉर द पर्पज ऑफ थेफ्ट, उसके लिए मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है और इसलिए उसकी चोरी नहीं हो सकती है। और क्योंकि उसके चोरी के लिए बनी हुई है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, वहां पे चोरी होगी। ये इलेक्ट्रिसिटी वायर की बात नहीं चल रही है, इलेक्ट्रिसिटी वायर के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही होती है उसकी चोरी की बात चल रही है। फ्यूचर में जो भी इंटरप्रिटेशन आए उसके अंडर द न्यू डेफिनेशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, जो मूवेबल प्रॉपर्टी के डिफिनेशन को अमेंड किया गया, इनटेंजिबल को लाया गया है। अभी तक भी इलेक्ट्रिसिटी को यही आप लोग लिखेंगे कि नहीं हो सकती है चोरी, बिकॉज इट हैज बीन डिसाइडेड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और इसमें और कोई बदलाव नहीं किए गए हैं। ये प्रिज्यूम आप खुद से अभी नहीं करें कि इनटेंजिबल चीजों के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की भी चोरी हो जाएगी। तो आंसर शुड बी नो, इलेक्ट्रिसिटी की चोरी नहीं हो सकती है, बिकॉज इट इज नॉट मूवेबल प्रॉपर्टी एज डिसाइडेड बाय सुप्रीम कोर्ट, इट इज नॉट मूवेबल प्रॉपर्टी। ओके, अवतार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, अवतार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया हुआ था, ठीक है। चलिए अब तीसरा क्या है, नेक्स्ट क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी हो गया, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, आयुषी मिश्रा। आउट ऑफ पोजीशन सर। ओके, आउट ऑफ पोजीशन, देखिए बहुत जरूरी है ये भी। चोरी करने के लिए, चोरी करने के लिए ये जरूरी है कि जिससे मैं चोरी कर रहा हूं, जिस जिस प्रॉपर्टी की चोरी कर रहा हूं, जिस मूवेबल प्रॉपर्टी की चोरी कर रहा हूं, वो किसी ना किसी के पोजीशन में होनी चाहिए, और उसके पोजीशन से आउट किया जा रहा है तब चोरी हो रही है। प्रॉपर्टी किसी ना किसी के पोजीशन में होनी चाहिए और उसके, किस केस का नाम पूछ रही है प्रीति मिश्रा? अभी जो मैंने केस बताया उसका केस का नाम, इलेक्ट्रिसिटी वाली। ओके ओके, अवतार सिंह का केस मैंने बताया था, अवतार सिंह पंजाब, अवतार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ठीक है। ओके, आउट ऑफ पोजीशन के लिए ये जरूरी है कि किसी ना किसी के पोजीशन में होनी चाहिए, देयर मस्ट बी समबडी जिसके पोजीशन में वो मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं आपको कुछ मिल गया और आप उसको चोरी कर लेंगे। ओके श्यामलाल, बिल्कुल वही केस था। ऐसा नहीं कोई फाइंडर ऑफ गुड्स है तो क्या उसको चोरी कहा जाएगा? मैं रोड पे चल रहा हूं, मुझे कुछ पैसे गिरे हुए मिल गए, क्या मैंने उसका थेफ्ट कर लिया? अगर मैंने उठा लिया तो बताइए, यस और नो? रोड पे मुझे कोई कोई प्रॉपर्टी मिल गई, फॉर एग्जांपल मैंने बोला मनी मिल गई मुझे गिरे हुई, क्या मैंने उसको उठा लिया? क्या उसकी चोरी हो गई? अगर अगर प्रॉपर्टी, मान लीजिए मुझे गहने मिल गए, मुझे गहने मिल गए, 10 लाख के गहने मिल गए मुझे रोड पे गिरी हुई, मैंने उसको उठा लिया और मैं अब उसको, मैंने मैंने उठा लिया और मैं उसको बेचना चाहता हूं, मैं इससे पैसे अर्न करना चाहता हूं, और मैंने मान लीजिए बेच करके पैसे अर्न कर लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपसे कि क्या ये थेफ्ट हुआ? दूसरा क्वेश्चन है आपसे, क्या एनी अदर ऑफेंस कमिट हो रहा है क्या? क्वेश्चन नंबर 1, इज इट थेफ्ट अंडर बीएनएस? क्वेश्चन नंबर 2, इज इट एनी अदर ऑफेंस अंडर बीएनएस? फैक्ट यही है, मैंने बोला कि मुझे एक रोड पे 10 लाख के गहने मिल गए, 10 लाख के गहने, मैंने उसको उठाया, घर लाया, फिर मैंने उसको बेच के पैसे कमा लिए। पहले क्वेश्चन का क्या आंसर है बताइए आप लोग, जल्दी जल्दी माइक ऑन करके बोलते चले जाइए। सर फाइंडर्स कीपर ना, तब तो थेफ्ट नहीं होगा पहला वाला तो। ओके ओके, और लोग बताइए जल्दी जल्दी। ओके ओके, ओके सबका कहना है कि नहीं किए हैं? बिल्कुल सही, ठीक है, सभी लोगों ने कहा थेफ्ट नहीं हुआ, तो थेफ्ट नहीं होगा, किसी के पोजीशन से आउट नहीं किया आपने, किसी के पोजीशन से आपने आउट नहीं किया। दूसरा दूसरा क्वेश्चन, चलिए बताइए, क्या कोई और ऑफेंस लग रहा है होते हुए क्या आपको? कोई और ऑफेंस कौन बताएगा?
जल्दी से बताइए संभवी क्या। पता नहीं सर, मतलब गलत ही बोलूंगी अगर बोला मैंने तो। कोई नहीं कोई नहीं। ओके ओके श्यामलाल, रीटा मैं आपसे पूछने वाला हूँ और रुक जाइए थोड़ी देर और। रोहित मिश्रा आप बताइए। सर शायद रोहित और कोई मिश्रा। ऑफेंस तो नहीं लग रहा है। ओके, सुचेता, मोहित, यसी, आप लोग भी बताइए। आयुषी। सर ऑफेंस होना तो चाहिए, क्योंकि फिर उसके अगर कुछ कोई प्रॉपर्टी है जो किसी दूसरे की है, कुछ या कुछ भी जो मिला हुआ है, उसके लिए इन्फॉर्म करना चाहिए ना अथॉरिटीज को। पर सर बेयर गेस है, मतलब बहुत श्योर नहीं है, पर मेरे हिसाब से होना चाहिए। ओके ओके रीचा। ओके, सर आपके हिसाब से होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट लेकिन कॉन्ट्रैक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ऐसा कुछ था ना कि मतलब अगर नहीं मिलता है, उसका ओनर नहीं आता है, तब शायद अगर जो वो डिमांड करता है, डिमांड बैक करता है, तब शायद ऑफेंस हो सकता है। या फिर वो अगर चार्जेस जो भी हो गया है वो एक्सपेंसेस वो पे नहीं करता है, तब हो सकता है। लेकिन जब तक वो मिलेगा नहीं तो फिर तो नहीं होगा ना। ओके ठीक है। अगर कंट्रैक्ट एक्ट की बात आएगी तो वो तो एक सिविल रॉन्ग हो जाएगी बिल्कुल। कंट्रैक्ट एक्ट में हमें क्वाजाई कंट्रैक्ट के कंसेप्ट पढ़ने हैं। वी हैव टू रीड द कंसेप्ट ऑफ क्वाजाई कंट्रैक्ट अंडर कंट्रैक्ट एक्ट, जहां हम पढ़ते हैं अनजस्ट इनरिचमेंट का प्रिंसिपल। किसी के लॉस पे किसी को अनजस्ट इनरिच होने का राइट नहीं है। नोबडी हैज राइट ऑफ अनजस्ट इनरिचमेंट ओवर द लॉस ऑफ एनी अदर पर्सन। और अगर हो रहे हैं तो आपसे रिकवर कर लिया जाएगा। किसी को मिल गया सामान, आपने अनजस्ट तरीके से इनरिच कर लिया खुद को, जिसको जिसको पता चला वो आपसे बैक ले सकता है। ये बिल्कुल सही ये वाली बात है आपकी। हाँ हरी, कुछ बोलना है क्या रीचा? ओके, रीचा का कहना है मिस अप्रोप्रिएशन हो जाएगा। ज्योति ने भी लिखा है मिस अप्रोप्रिएशन हो जाएगा। ओके, ज्योति ने भी लिखा है मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी हो जाएगा, और रीचा दो लोगों ने। देखिए दोनों लोगों ने सही बोला। रीचा ने आधी बात सही बोली कि हाँ उसे पता हो तो, लेकिन देखिए उसमें यह भी है कि पता ना भी हो तो आपको एक कोशिश करनी है पता करने की। कोई फाइंडर ऑफ गुड्स है, आपको कोई वैल्यूएबल चीज, कोई चीज मिल गई हुई है रोड पे, तो आपको सबसे पहले, अगर आपको पता है, आप उसको अपने पास रख रहे हैं इसलिए क्योंकि आप उसको कस्टडी में लेना चाहते हैं, उसको लॉस से बचाना चाहते हैं। आप किसी ऑफेंस के लिए लायबल नहीं हुए, किसी ऑफेंस के लिए नहीं। लेकिन मिलने के बाद आपको डिलीजेंस दिखानी है कि आप उसके ट्रू ऑनर को खोजें। फॉर एग्जांपल, आप पुलिस कंप्लेन करें कि मुझे 10 लाख के गहने मिल गए हैं, इसका ट्रू ऑनर को ढूंढा जाए। पुलिस हो सकता है कि पेपर में निकलवाएगी, जो ओरिजिनल ऑनर होंगे वो आएंगे, क्लेम करेंगे। आपको मोबाइल फोन मिल जा रहा है, आप कंप्लेन करें कि मुझे एक मोबाइल फोन गिरी हुई मिली है। ट्रू ऑनर को ढूंढने के लिए आपको एक रीजनेबल मींस का यूज करना है, एक रीजनेबल टाइम तक वेट करना है कि ट्रू ऑनर मिल जाए। और अगर आपने डिसऑनेस्टली फिर फंक्शन कर दिया, आपको मिला, फाइंडर ऑफ गुड्स आप है, बट आपने उसको डिसऑनेस्टली मिस अप्रोप्रिएट कर दिया, मतलब जो मैंने एग्जांपल दिया कि खर्च कर दिया, दैट कम्स अंडर द डिसऑनेस्ट मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। तो फाइंडर ऑफ गुड्स जो है, अगर ऐसा करता है तो लायबल हो जाएगा फॉर डिसऑनेस्ट मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी और क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी के लिए। अगर उसको ऑनर का पता है तो होगा ही, नहीं पता है तो भी होगा, अगर उसने रीजनेबल टाइम या रीजनेबल मींस का यूज करके ट्रू ऑनर को ढूंढने की कोशिश नहीं की तब। इज इट ओके टू एवरीवन? समझ में आया सभी कोई वाली बात? ओके ओके, संभव समझ में आया? यस सर। चलिए बढ़िया है। तो पोजीशन की बात हो रही है, अभी हम लोग तीसरा वाले को और डिटेल में डिस्कस करते हैं। आउट ऑफ पोजीशन, किसी के पोजीशन से आउट कर लेना है, जिसके लिए मैंने बताया कि किसी ना किसी के पोजीशन में तो होना चाहिए ना। प्रॉपर्टी किसी के पोजीशन में होना चाहिए जिससे आप आउट कर रहे हैं।
थेफ्ट का ऑफेंस कमिट करने के लिए। तो जो टर्म है वो पोजेशन बस है। पोजेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी प्रॉपर्टी पे किसी का फिजिकल कंट्रोल है, उसका एक तरह से हक है कि वो रखे हुए है उसके कंट्रोल में, उसी को पोजेशन कहते हैं। भले ही वो उसका ट्रू ऑनर ना हो, फिजिकल कंट्रोल है उस प्रॉपर्टी पे, तो कहा जाएगा उसके वो पोजेशन पे है। पोजेशन और ऑनरशिप का कंसेप्ट को डिटेल में हम जूरिस्प्रूडेंस में डिस्कस करेंगे। इतना अभी आप बस यही जानिए, इसका मेंटल एलिमेंट फिजिकल एलिमेंट दोनों होता है। पोजेशन इज नॉट ऑल अबाउट फिजिकल कंट्रोल। ओके, कंपोजमेंटिस सॉरी मेंटल एलिमेंट जो होती है वो भी एक पार्ट होती है पोजीशन का, कि आप मेंटली आप उसके पोजेसर हैं, मेंटली आप उसके उस प्रॉपर्टी के पोजेसर हैं। ये बस फिजिकल पोजीशन इज नॉट ऑल अबाउट पोजीशन। लेकिन यहाँ पे पोजीशन होना चाहिए, बस ओनरशिप की बात नहीं की गई है, ओनरशिप की बात नहीं की गई है। यानी कि कोई प्रॉपर्टी की चोरी के लिए जरूरी नहीं है कि प्रॉपर्टी जो है उसके ओनर के ही पोजीशन में हो, किसी के भी पोजीशन से लिया जा सकता है। मैंने अपना फोन किसी को 2 मिनट के लिए दिया कि बात कर ले, मैंने अपना फोन किसी फ्रेंड को दिया 2 मिनट के लिए बात कर ले, और उससे कोई चोरी कर लिया, उससे कोई छीन करके चला गया, तो क्या वो चोरी होगी कि नहीं होगी? उसके पोजीशन से होगी कि नहीं होगी? ओके सर। ओके, यानी कि टेम्पोररी पोजीशन या कंट्रोल है वो भी सफिशिएंट है, इट इज ऑल्सो सफिशिएंट कि थेफ्ट का ऑफेंस कमिट हो जाए। किसी के पास टेम्पोररी पोजीशन है, जरूरी नहीं है कि जो पोजेसर है वो भी परमानेंट पोजेसर है। किसी थोड़े समय के लिए किसी के पास पोजीशन का राइट मिला, जैसे कि मैंने किसी का सामान लिया हुआ है, मैंने अपने दोस्त से कुछ भी लिया हुआ है, बुक लिया हुआ है कि मैं कल वापस कर दूंगा, आज रात को मेरे यहाँ से किसी ने चोरी कर लिया, तो वो चोरी मेरे पोजीशन से हुई, मेरे दोस्त के पोजीशन से नहीं। ये नहीं कि दोस्त का सामान चोरी हो गया, मेरे यहाँ से चोरी हो गया, ठीक है? बिल्कुल श्याम, क्योंकि वो करेंटली मेरे पोजीशन में था, चाहे कितने ही कम समय के लिए हो, कितने ही कम समय के लिए हो, टेम्पोररी हो, चाहे वो कंट्रोल टेम्पोररी है मेरे पास परमानेंट कंट्रोल नहीं है, कल भर के लिए है, मैं खो देने वाला हूं, उसका ट्रू ऑनर ले लेने वाला है। इवन इफ जो टेम्पोररी उसका पोजेसर है उसके पोजीशन से उसको ली जाती है, तो दैट वुड कंस्टिट्यूट द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट। अब हो सकता है ऑनर के ही पोजीशन से चोरी हो या किसी और के पोजीशन से चोरी हो। ओनरशिप ना इस्तेमाल करने का इसका पर्पज यही है, क्योंकि कोई भी प्रॉपर्टी है हमेशा ओनर के पोजीशन में नहीं रहती है, ओनर किसी को भी दे सकता है ना, ओनर किसी को भी दे सकता है। अब मेरे यहाँ मान लीजिए कोई सर्वेंट काम करता है, उसके पोजीशन में कोई सामान है, उसके पास से कोई चोरी कर ले रहा है, दैट वुड आल्सो कॉन्स्टिट्यूट थेफ्ट, क्योंकि उस सर्वेंट के पोजीशन से चोरी हुआ है, उसके पास टेम्पोररी अथॉरिटी थी उस प्रॉपर्टी को पोजेस करने के लिए। Okay, so theft is a crime from the possession, not from ownership, and that possession may be temporary, वो परमानेंट होना जरूरी नहीं है। ठीक है कृति मिश्रा, कल्पना वही समझ में आ गई? सुचेता, मोहित गुप्ता, सबको तीसरी वाली पार्ट समझ में आई? तीसरा वाला एसेंशियल इंग्रेडिएंट आउट ऑफ पोजीशन। ओके, चौथी क्या है बताइए? चौथी क्या है? टेकिंग विदाउट कंसेंट। ओके, विदाउट कंसेंट, बिना कंसेंट का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो चोरी होती है वो जो पोजेसर है उसके बिना कंसेंट के वो प्रॉपर्टी ली जानी चाहिए। अगर किसी के कंसेंट से उसकी प्रॉपर्टी ली गई है, दैट वुड नॉट कंस्टिट्यूट द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट। इट इज एसेंशियल दैट द प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी, हैज बीन टेकन आउट from the possession of that person without his consent or her consent, बिना उसके consent के। So consent is very crucial and important in the offense of theft। और थेफ्ट का ऑफेंस कंस्टिट्यूट होने के लिए ये बहुत ही जरूरी है। अगर किसी ने कोई सामान मांग के लिया हुआ है, मांग करके, और कोई स्वेच्छा से दिया हुआ है, स्वेच्छा से,
उसके बाद वो लॉस भी कर देता है तो भी थेफ्ट नहीं कही जाएगी। मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया हुआ था, अगर कोई बिना एविल इंटेंशन के, बिना डिसऑनेस्ट इंटेंशन के किसी से कंसेंट से लिया हुआ है, कंसेंट से, और उसको वो लॉस भी कर दे तो भी वो क्या हो जाएगा, थेफ्ट नहीं होगी। अब कंसेंट जो होता है वो एक्सप्रेस इंप्लाइड दोनों हो सकती है। एक्सप्रेस कंसेंट का क्या मतलब हो गया, सभी जानते हैं, आप किसी को एक्सप्रेसली या एक्सप्लिसिटली आप कंसेंट दे रहे हैं कि ओके, कोई बोल रहा है आपका ये सामान ले लो, आपका बुक ले लो, यू आर सेइंग दैट ओके यू कैन टेक माय बुक, यू कैन टेक माय पेन, यू कैन टेक माय कार। ये एक्सप्रेसली किसी को हम कंसेंट दे रहे हैं, इट इज एक्सप्रेस कंसेंट, यू आर गिविंग कंसेंट टू टेक योर प्रॉपर्टी एक्सप्लिसिटली। दूसरा होता है इम्प्लाइड कंसेंट, आप सब इस एक्सप्रेस इम्प्लाइड को बहुत बार पढ़ चुका है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हर जगह मिलते हैं। इम्प्लाइड का क्या मतलब हो गया, यू आर नॉट गिविंग कंसेंट एक्सप्लिसिटली, बट जो सिचुएशन है, रिलेशन है, उसके वजह से आप प्रिज्यूम कर रहे हैं कंसेंट को। कंसेंट कैन बी प्रिज्यूम्ड डिपेंडिंग अपॉन द रिलेशंस, डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस, डिपेंडिंग अपॉन द कस्टम्स ऑफ ट्रांजैक्शन। किस ट्रांजैक्शन का क्या कस्टम रहा हुआ है। मान लीजिए कोई पड़ोसी है, कोई पड़ोसी है, वो रोज मेरा कार लेके जाता है, रोज लेके जाता है। अब इतना वो यूज टू है कि जरूरी नहीं कि पूछ के ले जाता है, रोज लेके जाता है। अब मैं किसी दिन चोरी का केस कर दूं कि मेरा कार मुझसे बिना पूछे ले गया, तो क्या ये चोरी होगी कि नहीं होगी, बताइए। मेरा पड़ोसी हमेशा मेरी कार को बिना पूछे हुए ले जाता था और आज भी ले गया। अब मैंने केस कर दिया कि वो बिना कंसेंट के मेरी कार मेरे पोजीशन से लेके चला गया, इज इट कंस्टिट्यूट द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट और नॉट। नहीं होना चाहिए सर, क्योंकि वहां पे इम्प्लाइड कंसेंट होगा। मोक्षदा ने लिखा हुआ है होगी, ऋचा ने लिखा हुआ है होगी, बताइए कैसे होगी, बाकी सर वो लोगों ने लिखा हुआ है। ओके आयुषी, आपने तो बोला नहीं होगी ना। हाँ सर। ओके आपने बोला विदाउट कंसेंट, तो आपसे इम्प्लाइड कंसेंट वाज नॉट देयर मोक्षदा। ओके नहीं होगी चोरी, बिकॉज इन दिस पार्टिकुलर सिनेरियो देयर इज इम्प्लाइड कंसेंट, यहाँ पे इम्प्लाइड कंसेंट है। आप मैंने बताया भी कि अगर कोई कस्टम है जिसमें लोग यूज टू है, किसी ट्रांजेक्शन के यूज टू है, तो कंसेंट प्रिज्यूम कर लिया जाएगा ना। यहाँ पे ये मेरी बुक जो है, मेरा दोस्त हमेशा उठा के ले जाता था, मेरा दोस्त बुक मेरा उठा के ले जाके पढ़ लेता था, वो आज भी ले गया बुक, अब मैं उस पर थेफ्ट का केस नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज हमारे बीच में जो रिलेशन था फ्रेंडशिप का, उसमें इम्प्लाइड कंसेंट था कि एक दूसरे का सामान हम यूज करते थे। अगर ऐसा कभी नहीं हुआ होगा, इस तरह का रिलेशन नहीं थे, मान लीजिए कोई है पर्सन जो बस जानता हूँ, उससे इस तरह का फ्रेंडशिप भी नहीं है कि वो इम्प्लाइड कंसेंट प्रिज्यूम करे। ये फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांस पे डिपेंड करता है, इसका कोई यूनिवर्सल ये नहीं है, रूल नहीं है कि लगा दिया जाए कि हाँ इम्प्लाइड कंसेंट है कि नहीं। इट डिपेंड्स अपॉन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस वेदर द रिलेशनशिप बिटवीन द एक्यूज्ड एंड द पिटिशनर, एक्यूज एंड द एक्यूज जो है उसमें और जो विक्टिम है उसमें क्या रिलेशनशिप ऐसे थे कि कंसेंट को इम्प्लाइडली प्रिज्यूम किया जा सकता था, इम्प्लाइड कंसेंट को माना जा सकता था। ऐसे रिलेशनशिप थे अगर, जो कि पता चलेगी प्रीवियस फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस के कि क्या पहले वो ले जाता था क्या। अगर कभी नहीं ले गया होगा तो जाहिर सी बात है वो कंसेंट को फ्री कंसेंट नहीं मानी जाएगी, उस कंसेंट को नहीं प्रिज्यूम किया जाएगा इम्प्लाइडली भी, और थेफ्ट कमिट हो जाएगी। तो वो फ्रेंड बोलेगा ना कि मैंने इससे पहले भी 10 बार इससे किताब लिया हुआ है बिना पूछे, हो गया, दैट्स इट फॉर इम्प्लाइड कंसेंट। वो पड़ोसी बोलेगा कि मैंने इससे पहले 10 बार इनका कार, 20 बार मैं रोज ले जाता था बिना पूछे कार, आज भी मैं ले गया, इट्स एनफ टू प्रूव इम्प्लाइड कंसेंट। ओके, लेकिन अगर वो पड़ोसी भी है, कभी नहीं ले गया था कार और वो लेके चला गया, अब वो नहीं क्लेम कर सकता है मैं तो पड़ोसी हूँ, मेरा तो हक है कि मैं बिना पूछे भी कभी ले जा सकता हूँ। यहाँ पे इम्प्लाइड कंसेंट प्रिज्यूम नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ऐसा कोई ट्रांजेक्शन हुआ नहीं है पहले कभी जिसके बेसिस पे इम्प्लाइड कंसेंट प्रिज्यूम किया जाए। तो इट इज नेसेसरी फॉर द प्रिजम्पशन ऑफ इम्प्लाइड कंसेंट कि उस तरह की रिलेशन हो जिसमें उस तरह का ट्रांजेक्शन पहले से होता रहा हो। इज इट ओके टू एवरीवन, समझ में आई आपको बात ये सब। मोक्षदा समझ में आई आपको, या एक और किसी ने यस किया हुआ था उनको। यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल दिया उसमें नहीं होगी थेफ्ट, बिकॉज जो मैंने एग्जांपल दिया उसमें बताया कि वो रोज ले जाते थे, ये इट इज एनफ फॉर द प्रिजम्पशन ऑफ इम्प्लाइड कंसेंट।
ओके, तो ये विदाउट कंसेंट है, जिसमें बात की गई है एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कंसेंट कैसे भी हो, अगर उसके साथ अगर प्रॉपर्टी को लिया जाए तो दैट वुड नॉट कंस्टिट्यूट द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट। इसका ओमिशन होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। किस चीज के लिए? थेफ्ट का ऑफेंस कंस्टिट्यूट होने के लिए। उसके बाद क्या है? लास्ट, विच इज द लास्ट एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ थेफ्ट? मूविंग द प्रॉपर्टी। ओके, बिल्कुल, मूवमेंट। अच्छा, मान लीजिए कि कोई अनसाउंड माइंड का पर्सन है, अनसाउंड माइंड का कोई पर्सन है जो अनसाउंड माइंड पर्सन है, उससे मैंने पैसे मांगे, वो बोल दिया ओके 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 ले जाओ। मैंने उसके पास 20,000 रुपया है। किसी घर में कोई है अनसाउंड माइंड पर्सन, मैं उसका पड़ोसी हूँ और मैंने उससे पैसे मांगे, 20,000 रुपया तुम्हारे पास जो है वो दे दो, तुम्हारे घर में है 20,000 रुपया वो दे दो। वो उसने दे दिया ला करके, या उसने बोला हाँ ठीक है ले लो, यहाँ रखा हुआ है मैंने ले लिया, क्या ये थेफ्ट होगा कि नहीं? होगा सर। होगा सर। अच्छा, क्यों होगा थेफ्ट? क्योंकि सर सर अनसाउंड माइनर और माइंड का अनसाउंड पर्सन माइंड है। का कंसेंट इज नो कंसेंट, मतलब वो कंसेंट नहीं माना जाएगा। देखिए, बिल्कुल कंसेंट का बात हमने अभी पढ़ा, तो कंसेंट मस्ट बी फ्री। मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि कंसेंट आप अगर कंसेंट आप ले रहे हैं एनी अदरवाइज मींस व्हिच इज नॉट जस्ट, तो दैट वुड नॉट बी कंसीडर्ड एज फ्री कंसेंट। यहाँ पे आपने एक अनसाउंड माइंड पर्सन से कंसेंट लिया था, जो कि कैपेबल ही नहीं है कंसेंट देने के लिए। एन अनसाउंड माइंड पर्सन इज नॉट कैपेबल एनफ टू गिव हिज और हर फ्री कंसेंट। तो आपने वो तो उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था अपने एक्ट के नेचर एंड कॉन्सिक्वेंसेस, तो उसका कंसेंट डज नॉट मैटर। तो आपने माना जाएगा कि विदाउट कंसेंट वो उस प्रॉपर्टी को लिया हुआ है। आपने उसके वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट किया एक तरह से, कि आपको पता था कि ये कुछ भी हाँ ना बोल सकता है, हाँ बोल दिया आपने ले लिया। तो that would constitute the offense of theft because an unsound mind person का consent is not a valid consent. Okay, चलिए बहुत बढ़िया, इसका जवाब आप लोगों ने सही दिया। लास्ट जो है fifth essential ingredient for the offense of theft is movement. There must be some movement of the property. जिस मूवेबल प्रॉपर्टी की बात की जा रही है उसमें कुछ ना कुछ मूवमेंट होनी चाहिए, ताकि ऑफेंस, थेफ्ट का ऑफेंस जो है वो कमिट हो, कॉन्स्टिट्यूट हो। लेकिन इट इज नॉट एसेंशियल कि मूवमेंट जो है वो बहुत ज्यादा होनी चाहिए। इवन स्लाइट मूवमेंट जो है वो भी एनफ होगा। तो मान लीजिए मैं किसी का प्रॉपर्टी, किसी के घर में मैं चला गया और वहां से मैंने गहने उठा करके अभी बाहर निकला हूं बस, अपने घर तक नहीं पहुंचा हूं, बाहर निकला हूं, तो क्या ये थेफ्ट कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगा कि नहीं होगा? सब लोग बताए जल्दी जल्दी। होगा सर। बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि स्लाइट मूवमेंट, मिनिमल मूवमेंट भी, स्लाइट कहें या मिनिमल कहें, जो भी, इट इज सफिशिएंट एनफ फॉर कॉन्स्टिट्यूटिंग द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट। मूवमेंट नीड नॉट बी एडिक्वेट, जरूरी नहीं है कि एक सब्सटेंशियल मूवमेंट हो बहुत ज्यादा तभी आके थेफ्ट का ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट होगा। आपने डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ, बिना कंसेंट के, उसके पोजीशन से ले जाने के लिए आपने स्लाइट मूवमेंट भी किया, दैट वुड कंस्टिट्यूट द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट। थेफ्ट का ऑफेंस कंस्टिट्यूट हो जाएगा, स्लाइट मूवमेंट से भी हो जाएगी। तो जो मैंने एग्जांपल दिया उसमें बिल्कुल वो थेफ्ट का ऑफेंस होगा, वो कंस्टिट्यूट हो जाएगा। आपने मूवमेंट से क्या समझ रहे हैं? आपने उसको प्रॉपर्टी को थोड़ी बहुत भी शिफ्ट की, रिलोकेट की। अब बताएं कि मान लीजिए जैसे कि पैसे वगैरह, बहुत लोग पैसे जो होते हैं वो बेड के नीचे पैसे रखे रहते हैं, ठीक है, बेड वगैरह के नीचे। कोई आया आपके घर में, वो देख लिया कि बेड के नीचे पैसे रखे हुए हैं, 5,000 रुपया रखा हुआ है, और वो उसको उठाया और अभी दूसरे रूम में चला गया, दूसरे रूम में जाकर के डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ उसने उठाया कि वो ले जाएगा, लेकिन अभी घर से बाहर भी नहीं निकला हुआ है, अभी दूसरे रूम में गया है, लोग आने लगे तो वो रख दिया है, अपने पॉकेट में भी मान लीजिए नहीं रखा, वो दूसरा जगह घर में ही रख दिया।
क्या ये थेफ्ट कमिट हुआ? यस सर, थेफ्ट होगा ये। ओके, सभी लोग लिख रहे हैं कि यस यस यस। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये भी थेफ्ट कमिट हो जाएगा, क्योंकि पोजीशन जो है आउट ऑफ पोजीशन, एक एलिमेंट हमने पढ़ा हुआ है, एक एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऊपर हमने पढ़ा हुआ है, आउट ऑफ पोजीशन होनी चाहिए। आउट ऑफ पोजीशन डज नॉट मीन कि पोजीशन बाहर दूर संसार में कहीं लेके चला जाए कि अपने पोजीशन, यहाँ अभी मेरे ही घर में है। वो जिस पर्सन ने मेरे पैसे उठाए बेड के नीचे से दूसरी जगह ले जाके मेरे ही घर में भी रखा हुआ है, वो मेरे ही घर में है, बट डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ इसने जो रिलोकेट कर दिया मेरे। ओके, एम आई ऑडिबल? एंड विजिबल, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? अचानक से वो कनेक्शन लॉस हो गई थी, हाँ अब सब कुछ हाँ सही है? सर, ठीक है। ओके ओके ओके। ओके, हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, आप लोग याद दिला दे। सर वो एक था जो मतलब एक ही इंसान के घर से एक जगह से दूसरे जगह पे ओके कोई ओके, हाँ याद आ सामान कोई। हाँ, मैंने एग्जांपल पूछा हुआ था आपसे कि पैसे को एक जगह से उठा करके दूसरी जगह वो कोई लेकर के रख दे रहा है, तो जो आउट ऑफ पोजीशन का हमने पढ़ा हुआ है कि आउट ऑफ पोजीशन इट डज नॉट मीन कि पोजीशन से कहीं बाहर दूर लेके चले जाना। मेरे माइंड में क्या था कि मैंने अपने पैसे कहाँ रखे हुए हैं, मैंने अपने पैसे अपने बेड के नीचे रखा हुआ है। आई हैव ऑलरेडी सेड दैट पोजीशन इज नॉट अबाउट फिजिकल एलिमेंट ओनली, पोजीशन इंक्लूड मेंटल एलिमेंट आल्सो। आप लोगों ने जुरिस्प्रूडेंस पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, पोजीशन में दोनों एलिमेंट होते हैं, फिजिकल और मेंटल, ठीक है? तो मेंटली भी आपके पोजीशन से वो बाहर लेके चला गया हुआ है, और फिजिकल मूवमेंट भी हुई है, वो आपके अकॉर्डिंग उससे आपने किसी पर्टिकुलर जगह पे रखा हुआ था, जो आपने जैसे मैंने एग्जांपल दिया बेड के, वहां से उसको डिसलोकेट कर दिया गया है विद डिसऑनेस्ट इंटेंशन, वो भी बिना कंसेंट के डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को, पैसे को डिसलोकेट कर दिया गया है, उसको शिफ्ट कर दिया गया है या रिलोकेट कर दिया गया है। तो ये भी थेफ्ट का ऑफेंस कंस्टिट्यूट करेगा, क्योंकि ये जरूरी ही नहीं है कि पोजीशन का बाहर का मतलब जो हमने पढ़ा आउट ऑफ, इट डज नॉट मीन कि एकदम ऐसी जगह जहां मैं पहुंच नहीं पाऊं, जहां मेरी पूरी की पूरी ऑथोरिटी से बाहर हो। वो मेरे घर में ही अभी है, फिर भी वो थेफ्ट हो गया, ठीक है? कोई आपके, अनदर एग्जांपल, कोई आपका मान लीजिए पैसे ही कोई चीज रखी हुई है घर से, वो लेके जा रहा है, आपने उसको हॉल में पकड़ लिया, रूम में निकला आपने हॉल में पकड़ लिया, क्या थेफ्ट का ऑफेंस कंस्टिट्यूट हुआ कि नहीं हुआ? रूम से निकला आपने हॉल में पकड़ लिया, बताइए। यस सर। हो जाएगा सर। ओके ओके, बिल्कुल सही बोला, आप सभी ने सही बोला कि हो जाएगा, इस सिनेरियो में भी हो जाएगा, इस सिनेरियो में भी थेफ्ट कमिट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी मूवमेंट हो गई, स्लाइट मूवमेंट हुई, भले ही पोजीशन से बाहर ले जाया जा रहा था, ऐसा नहीं कि जो भी थेफ्ट कमिट कर रहा है वो कहीं चला गया दूर, अभी आपके घर में भी है तो भी हो गया,
आपके आपके पोजीशन से वो बाहर चला गया, आपने जहां रखा हुआ तो वहां से इसको शिफ्ट कर दिया गया, वहां से उसको रिलोकेट कर दिया गया या शिफ्ट कर दिया गया, तो इट कंस्टिट्यूट द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट हो जाएगा। और मूवमेंट वाली पॉइंट को लाने का एक और इंपॉर्टेंट है, मूवमेंट की पॉइंट को क्यों इंक्लूड किया गया है। देखिए, बस किसी के घर में गया, मेरा इंटेंशन है थेफ्ट करने का, मेरा इंटेंशन है थेफ्ट करने का, मुझे दिख रहा है प्रॉपर्टी, बस मैंने अभी तक किया नहीं हुआ है, कोई मूवमेंट उसमें किया नहीं, ठीक है, तो ये थेफ्ट कमिट नहीं होगा, क्योंकि एक मूवमेंट वाली जो पॉइंट है एक डिफरेंस क्रिएट कर रही है कि इंटेंशन टू स्टील एंड रियली स्टीलिंग। जब आप मूवमेंट कर देते हैं तो ये मान लिया जाता है आपने रियली थेफ्ट कर दिया, आपने मूवमेंट कर दिया, यानी स्टील कर दिया आपने। एंड जब तक आपने मूवमेंट नहीं किया हुआ है, जब तक आपने मूवमेंट नहीं किया हुआ है, आपका डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ आप प्लान कर रहे हैं कि इसको मैं अब हटाऊंगा, ले जाऊंगा, इसको मैं मूवमेंट कॉज करूंगा, तब तक आपका मियर इंटेंशन है उसको स्टील करने का, एंड दैट इज नॉट पनिशेबल, वो पनिशेबल नहीं है। मियर मींस इज नॉट पनिशेबल। लेकिन जैसे ही आप मूवमेंट कॉज करते हैं उस प्रॉपर्टी में, वैसे ही आपने एक सब्सटेंशियल स्टेप ले लिया और मूवमेंट खो जाने से ही एनफ हो जाता है थेफ्ट का ऑफेंस कंस्टिट्यूट होने के लिए। ओके, तो ये कोई कंटिन्यूइंग ऑफेंस भी नहीं है, जैसे ही आपने मूवमेंट किया द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट इज कंप्लीटेड, आप लायबल हो गए थेफ्ट के लिए। समझ में आ गया आपको मूवमेंट वाली पॉइंट भी? सबको सबको समझ में आ गया? ठीक है, ये पांचों एसेंशियल एलिमेंट थे थेफ्ट के, पांचों एसेंशियल एलिमेंट थे थेफ्ट के। कौन कौन से थे? सबसे पहले हमने पढ़ा डिसऑनेस्ट इंटेंशन, जिसमें हमने डिसऑनेस्टी टर्म के बारे में भी पढ़ा। फिर हमने पढ़ा आउट ऑफ पोजीशन, किसी के फिर हमने पढ़ा था मूवेबल प्रॉपर्टी, दूसरा मूवेबल प्रॉपर्टी की थेफ्ट हो सकती है, जिसमें कॉर्पोरियल, इनकॉर्पोरियल, टेंजिबल, इंटेंजिबल सब आ जाते हैं। अब फिर हमने पढ़ा आउट ऑफ पोजीशन, किसी के पोजीशन में वो प्रॉपर्टी होनी चाहिए जिसके पोजीशन से आप आउट कर रहे हैं। फिर हमने पढ़ा विदाउट कंसेंट, विदाउट कंसेंट कि किसी के कंसेंट के बिना, जिस पर्सन के पोजीशन से आप ले रहे हैं उसके बिना कंसेंट के आपने उस प्रॉपर्टी को लिया हुआ होना चाहिए। फिर हमने लास्ट पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने लास्ट? मूवमेंट होनी चाहिए, तो उस प्रॉपर्टी में इवन स्लाइट मूवमेंट ही क्यों नहीं, लेकिन मूवमेंट होनी चाहिए फॉर ऑफेंस ऑफ थेफ्ट। अगर मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं हुई है तो थेफ्ट नहीं कही जाएगी, और मूवमेंट हो गई तो जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा मूवमेंट हो, इवन स्लाइट मिनिमल मूवमेंट इज एनफ फॉर कॉन्स्टिट्यूटिंग द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट। चलिए हम एक केस और डिस्कस करते हैं। आप लोगों ने सुना होगा, बहुत ही पॉपुलर केस है, सुना हुआ है आपने केन मेहरा का केस का नाम? किसने किसने सुना हुआ है? केन वर्सेस राजस्थान, बताइए। किसी ने नहीं सुना हुआ है? संभवी, आयुषी? बस सुना है सर, नाम बस, सोनाक्षी? याद नहीं है फैक्ट्स। याद नहीं आ रहा सर। ओके, देखिए केन मेहरा आप लोगों ने सुना हुआ है? ज्योति, अनुकुल, रीचा, मोक्षदा? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखिए 1957 का ये केस है, 1957 का, 1957 केन मेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, केन मेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इस केस में क्या होता है कि दो ट्रेनिंग होते हैं, ट्रेनिंग ले रहे होते हैं, अभी दो ट्रेनिंग ले रहे होते हैं ऑफिसर जो होते हैं एयरफोर्स के। वो लोग क्या कर रहे हैं कि बिना परमिशन के, बिना ऑथोरिटी के परमिशन से एक फ्लाइट लेकर के उड़ जाते हैं, ठीक है, एक फ्लाइट को बिना परमिशन के करके उड़ जाते हैं, और उड़ के कहां पहुंच जाते हैं, किसी को पता है? किसी को नहीं पता कहां उड़ के पहुंचते हैं वो लोग? बहुत अच्छी जगह पाकिस्तान पहुंचते शायद, हैं, क्या पाकिस्तान शायद। वहीं पहुंचते हैं जहां आजकल लोग भेजते रहते हैं, एंटी नेशनल्स को जहां भेजे जाते हैं गवर्नमेंट के लोगों के द्वारा। कहाँ रीचा? हाँ पाकिस्तान बिल्कुल, उड़ के उड़ के पाकिस्तान चले जाते हैं।
ठीक है, इंडियन बॉर्डर को 200 मील क्रॉस कर लेते हैं, 200 माइल्स, 200 नहीं 100 ही माइल्स था शायद, देख लीजिएगा एक बार, या मैं वो जब नोट्स भेजूंगा तो उसमें करेक्ट लिख दूंगा, 100 या 200 माइल्स क्रॉस कर जाते हैं वो बॉर्डर को और पाकिस्तान में लैंड कर जाते हैं वो लोग। ठीक है, ये दो लोग जो ट्रेनिंग ले रहे होते थे एयरफोर्स में, ये लोग ट्रेनिंग ले रहे थे, जो राजस्थान में सेंटर है एयरफोर्स की ट्रेनिंग पे, वहां लोग ट्रेनिंग ले रहे होते हैं और फिर वो लोग बिना परमिशन के लेके उड़ते हैं और उड़ते उड़ते पाकिस्तान लैंड करते हैं। फिर वहां पे जो इंडियन हाई कमिश्नर था वहां पे वो लोग कंसल्ट करते हैं कि हमें इंडिया भेजा जाए, इंडियन गवर्नमेंट इन्हें बुलाती भी है और फिर इन्हें अरेस्ट किया जाता है थेफ्ट के लिए, एरोप्लेन का चोरी के लिए, एयरक्राफ्ट जो था, बड़ा वाला एरोप्लेन नहीं, जो उन लोगों का एयरप्लेन होता है छोटी वाली, उसकी बात हो रही है, तो उसकी चोरी के लिए इनको इन पे आरोप लगता है। तो क्या लगता है, एरोप्लेन की चोरी हो सकती है कि नहीं हो सकती है? क्या हुआ होगा? क्या हुआ होगा सोनाक्षी? सर हो ओके, सकती है, क्योंकि विदाउट द कंसेंट ऑफ एयरफोर्स अथॉरिटी किया गया था और फिर मूवमेंट भी हो गई थी डिसऑनेस्टली। सर फैक्ट्स जो आपने बताया उसमें तो ऐसा इंटेंट तो नहीं बताया कि इन लोग का थेफ्ट करने का इंटेंट था, डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ इन्होंने लिया था। ओके, देखिए इसमें इसमें कन्विक्शन हुई थी ट्रायल कोर्ट ने, फिर हाई कोर्ट ने, फिर सुप्रीम कोर्ट ने, सबने कन्विक्ट किया, सुप्रीम कोर्ट ने भी फाइनली कन्विक्शन को अपहोल्ड किया था। और बात आई अब इंटेंशन की, डिसऑनेस्ट इंटेंशन की, जो कि सोनाक्षी कश्यप ने बोला। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहाँ पे इंटेंशन जो है, इन लोगों ने कई चीजों को वायलेट किया, इन लोगों को पता था कि रूल्स कितने परमिशन लेने थे। सोचिए कि एक आप ट्रेनिंग ले रहे हैं एयरफोर्स में, आप है, कोई असामान्य जगह भी नहीं थी जहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस कम होंगे, ऐसी जगह पे आप थे जहाँ पे बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन होते। इन लोगों ने इतने रूल्स रेगुलेशंस को ब्रीच किए थे कि कोर्ट ने माना कि ये सारे ब्रीच इंटेंशनल थे एंड उनका डिसऑनेस्ट था फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, क्योंकि शुरू से ही वो लोग कई सारे रूल्स को ब्रीच किए थे। डिटेल फैक्ट्स में आपको पता चलेगा बहुत सारे, इन लोगों को बताया गया कि किसी और प्लेन पे चढ़ना था, ये लोग किसी और पे चढ़ गए परमिशन ले बिना। एक कुछ दिन पहले भी इन लोग को, एक दो दिन पहले इन लोग को ये कर दिया गया था, इन पे कुछ चार्जेस लगे थे बात नहीं मानने के लिए, इन पे एक्शंस लिए गए थे। और फिर उसके बाद भी जिस दिन ऑफेंस ये लोग कमिट किए, सारे रूल्स रेगुलेशंस को उन्होंने ब्रीच किया, चढ़ने से पहले परमिशन नहीं लिया, फिर इन लोगों को उड़ाने का ये नहीं था, फिर उड़ा के कहाँ ले जाने हैं ऐसा तो है नहीं, इन लोगों को कुछ पता नहीं था, ये लोग ट्रेनिंग ले रहे थे एयरफोर्स में, और फिर भी इन्होंने कोई भी रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया, ब्रीच किया। एंड कोर्ट फाउंड दैट द ब्रीच वाज इंटेंशनल, ब्रीच जो था इंटेंशनल था। एंड हेंस कोर्ट ने बोला कि इनका डिसऑनेस्ट इंटेंशन जो था to breach the rules and regulations that was from the very beginning, because they had breached multiple rules and regulations। अपने सीनियर्स का बात इन्होंने नहीं माना, वो भी ब्रीच है, जो रिटन रूल्स है उसका वायलेशन भी ब्रीच है, तो इन्होंने सीनियर्स का बात भी नहीं माना, रिटन रूल्स रेगुलेशंस नहीं माने, सबका ब्रीच वाज declared to be intentional by the Supreme Court and hence they were convicted कि इन्होंने बिना मर्जी के ले गए और वहां पे जाकर के लैंड किए। ठीक है सोनाक्षी कश्यप, इंटेंशन वाज, हाँ इंटेंशन पे यही सुप्रीम कोर्ट का क्लैरिफिकेशन था इंटेंशन वाले पॉइंट पे। केन मेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1957, समझ में आया सबको केस?